बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज़ यू ऑल नो, फोर्थ ईयर में आपको पढ़नी पड़ती है PT1 फिजियोथेरेपी 1, जिसमें थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेज जो किल्जनर की बुक है, इसमें से भी आपको कुछ चैप्टर्स करने पड़ेंगे। और न्यूरो रिहैबिलिटेशन की 2 बुक्स होती हैं, दे आर क्वाइट बिग बुक्स, उसमें से भी आपको पढ़ना पड़ता है। सो आज हम स्टार्ट करेंगे थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेज में से शोल्डर का चैप्टर, विच इज़ चैप्टर नंबर 17 अकॉर्डिंग टू बुक। और ये बुक का कलर देख के परेशान नहीं होना, मेरी बुक थोड़े ओल्ड एडिशन की है तो माइट भी कलर चेंजेस हो इसमें, और आप लोगों का दूसरे कलर में हो या कलरफुल हो। मेरी ब्लैक एंड वाइट होगी, बट अंदर एक ही चीज़ है सब में। और अगर आप अपने चैप्टर्स को देखें तो बेसिक ये जो पहले आपको आउटलाइंस दी होती हैं चैप्टर की, उसमें से चैप्टर को आप डिवाइड कर लो पार्ट्स में। बेसिक जो पहला चीज़ है वो आपको एनाटमी बताई हुई है, मूवमेंट्स बताई होंगी उस जॉइंट की, उन बोन्स की, मसल्स अटैचमेंट बताई होती हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर डिसऑर्डर स्टार्ट होते हैं। तो मैं स्टार्ट जो लूँगी हर चैप्टर का उसके बेस से ही स्टार्ट लूँगी, एनाटमी, मूवमेंट और इन सब चीज़ों से, ताकि आप लोगों को एक दफ़ा रिवीजन हो जाए। जिसको पहले से पता है, जिसको जो चीज़ नहीं पता वो एक दफ़ा पता चल जाएगी, बिकॉज दे आर सो इम्पॉर्टेंट। अभी जो UHS PT1 का एग्ज़ाम आया था उसमें 95% जो क्वेश्चन था, MCQs थे सॉरी, वो आपके थेराप्यूटिक्स में से आए हुए थे। ओनली 5% पार्ट जो था वो न्यूरो में से आया था। और न्यूरो का पार्ट इतना इजी था कि अगर वो 2 बड़ी बड़ी बुक्स आपने नहीं भी पढ़ी होती तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप उसको सॉल्व कर रहे थे। MCQs वो आपके लग जाने थे, हो जाने थे। बट जो 95% थेरा में से पार्ट आया था वो बुक्स की बेसिक लाइन्स आई हुई थी, बिल्कुल लाइन आपको उसने दी हुई थी MCQs में। अब जिन लोगों ने पार्ट स्किप किया हुआ था कि ये तो हो जाएगा, उस टाइम पे वो नहीं हो पा रहा था, बिकॉज PT1 में इतना सब कुछ पढ़ने वाला होता है, इतना सब कुछ आप इस चीज़ पे फोकस कर रहे होते हो ना, उसके डिसऑर्डर्स पे, कि आप इस पे फोकस ही नहीं करते और ये फिर रह जाता है। तो इन केस अगर खुदा ना खास्ता नेक्स्ट टाइम भी UHS ऐसा ही करता है तो एटलीस्ट आप मेरी वीडियो देख लेना, जिससे आपको एक दफ़ा गो थ्रू हो जाओगे इस सब चीज़ से। सो स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर, सबसे पहले आप नाम पे फोकस करो, शोल्डर एंड द शोल्डर गिर्डल। इट मीन्स कि शोल्डर एक अलग चीज़ है और गिर्डल आपका एक अलग चीज़ है। तो अगर हम देखें व्हाट इज़ शोल्डर, शोल्डर आपका सिर्फ जो ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट है ना वो बना रहा होता है। और शोल्डर गिर्डल जो होता है, इसको आप पेक्टोरल गिर्डल भी कहते हो, या बुक में आपके उसने एक वर्ड यूज़ किया हुआ है शोल्डर कॉम्प्लेक्स का, तो इसको किसी भी नाम से आप बुला सकते हो, शोल्डर कॉम्प्लेक्स के भी नाम से, जिसमें मल्टीपल जॉइंट्स आते हैं जो आपके एक्सियल स्केलेटन को लिंक कर रहे होते हैं विद द अपेंडिकुलर स्केलेटन। और फिर जब आप कॉम्प्लेक्स की बात करते हो, इसमें आपके पास बहुत से जॉइंट आते हैं, जो कि आपकी बुक में हर जॉइंट को इसने अलग से एक्सप्लेन किया हुआ, उसकी आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स, उसका बोन शेप्स बताई हुई हैं, उसकी मूवमेंट्स को डिस्कस किया हुआ है, जो कि एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक पूरा ओवरव्यू दिखाती हूँ पिक्चर में, जिससे आपको कॉन्सेप्ट आए। ओके, तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो आपका यहाँ पर एक ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट है, इट इज़ द शोल्डर। और ये जो बाकी पूरे जॉइंट्स मिलकर आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन को अटैच कर रहे हैं विद योर एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। जो स्टर्नम है वो आपके एक्सियल स्केलेटन में आ रही है। तो ये चीज़ जो है वो पूरा एक शोल्डर कॉम्प्लेक्स, ये शोल्डर गिर्डल, पेक्टोरल गिर्डल, वट एवर यू वॉन्ट टू से, इसको आप वो चीज़ कहते हो। अब यहाँ पर जॉइंट्स की एक दफ़ा लोकेशन अच्छे से देख लो, बिकॉज फिर इनकी शेप्स आपको एक दफ़ा पता हो तो आप उसको अच्छे से उसकी आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स कर लोगे आसानी से। अब अकॉर्डिंग टू योर बुक इसके 3 जो है ना वो साइनोवियल जॉइंट्स हैं, जो कि पहला है स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, ये है स्टर्नम, ये है क्लेविकल, ये दोनों मिलकर बना रही हैं स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। फिर है आपका दूसरा जॉइंट एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, ये देखो यहाँ से आ रही है क्लेविकल, ये स्कैपुला पड़ा हुआ है पीछे, स्कैपुला का एक्रोमियन प्रोसेस जो है वो इसके साथ जॉइंट बनाते हैं, ठीक है। थर्ड आपका जॉइंट आ जाता है, वी ऑल नो, ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट, बेसिक मेन जॉइंट आपका ये है ह्यूमरस, इसका ये सॉकेट है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले बहुत दफ़ा, ठीक है। तो ये वो जॉइंट है। अब उसके अलावा बुक में लिखा हुआ है कि 3 जॉइंट्स हैं जो साइनोवियल है, उसके अलावा 2 आपके पास फिजियोलॉजिकल जॉइंट्स हैं, आर्टिकुलेशंस आपकी। जो फिजियोलॉजिकल जॉइंट, इसको आप फॉल्स जॉइंट भी कहते हो, क्योंकि बेसिकली उसमें 2 बोन्स एज अ, जो हमारे पास टिपिकल जॉइंट की प्रेजेंटेशन है उस तरह से वो अटैच नहीं हुई होती, बट उनकी मूवमेंट एक साथ हो रही होती है, तो उससे आप एक फॉल्स जॉइंट या फिजियोलॉजिकल आर्टिकुलेशन बोलते हो। वो 2 आर्टिकुलेशन कौन सी है? स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट, स्कैपुलोथोरैसिक आर्टिकुलेशन।
अब आप खुद सोचो, इमेजिन करो कि आपकी स्कैपुला जो पीछे पड़ी हुई है बैक पे, उसके नीचे क्या चीज़ है, उसके नीचे आपका पूरा थॉरैक्स है, रिब्स गुजर रहे हैं ना, ठीक है। तो जब स्कैपुला मूव होगी वो किस सरफेस पे मूव हो रही है, वो आपके थॉरैक्स के ऊपर मूव हो रही है। तो उस चीज़ को वो कहते हैं स्कैपुलोथोरैसिक आर्टिकुलेशन। अभी आगे जाके हम इसको और भी डिस्कस करेंगे कि शोल्डर मूवमेंट में इस चीज़ का क्या काम होता है। उसके अलावा एक आपका और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, सुप्रा ह्यूमरल आर्टिकुलेशन। ठीक है, ये आपके अगर ह्यूमरस पढ़िए ना, तो इसके ऊपर थोड़ी सी स्पेस होती है जिसको हम सुप्रा ह्यूमरल आर्टिकुलेशन कहते हैं। ये बिल्कुल साथ अटैच नहीं होती इस जॉइंट के, ठीक है। यहाँ पर 1 मिनट, आई होप कि ये इतना गंदा हो गया, आई होप कि ये शो हो रहा है। देखो, ऊपर बन रहा था आपका एक्रोमियो क्लेविक्युलर जॉइंट, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस होती है जिसके नीचे ह्यूमरस पड़ी है आपकी। तो यहाँ पर एक स्पेस आ गई जिसको वो सुप्रा ह्यूमरल आर्टिकुलेशन कहता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग योर फ्लेक्शन एबडक्शन, जो भी आप शोल्डर पे मूवमेंट करते हो। तो टोटल ये चीज़ होती है आपके शोल्डर कॉम्प्लेक्स में। अब इसमें हर एक जॉइंट को अलग से डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम अपना फर्स्ट जॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, मेन जॉइंट ऑफ शोल्डर। तो इसमें आपको 3 चीज़ों का पता होना चाहिए, जॉइंट सरफेस, उसकी आर्थ्रोकाइनेमेटिक स्टेबिलिटी। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जॉइंट सरफेसेस को स्टडी करते हैं। अब देखो, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जिसका एक सरफेस कन्वेक्स है और एक कनकेव है। यहाँ पर आप देखो कनकेव सरफेस कौन सा बना रहा है, कनकेव आपको मिलेगा, मैं जूम करती हूँ उसको। कनकेव सरफेस कौन से वाली है, यहाँ पर ग्लिनॉइड फोसा जिसको हम कहते हैं, ये कनकेव सरफेस है, और ये जो ह्यूमरस का हेड है ये कन्वेक्स सरफेस है। अब आप देखो ग्लिनॉइड फोसा की लोकेशन क्या है। अगर ये स्कैपुला आपका पड़ा हुआ है और ये आपकी है मीडियल साइड, ठीक है, ये स्टर्नम यहाँ से गुजरेगी, पड़ी होगी, यहाँ पर स्टर्नम पड़ी होगी, तो ये होगी मीडियल साइड, दिस इज़ द लैटरल साइड। तो सुपीरियर, देखो ये ऊपर है ना, इसको हम बोलेंगे सुपीरियर लैटरल मार्जिन ऑफ स्कैपुला पे आपका ग्लिनॉइड फोसा पड़ा हुआ है। अब ग्लिनॉइड फोसा को अगर आप और जूम करके देखो, कितना शैलो सा है, इतना छोटा सा है, जिसमें आपका पूरा हेड जो ह्यूमरस का हेड है वो भी फिट नहीं हो रहा, ठीक है। ये बहुत एक अनस्टेबल जॉइंट है, और इसकी अनस्टेबिलिटी की वजह से ही हम देखेंगे इसमें मूवमेंट्स इतनी ज़्यादा अवेलेबल होती है। तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर पड़ी होती है कार्टिलेज जिसको हम कहते हैं ग्लिनॉइड लैब्रम। ग्लिनॉइड लैब्रम की वजह से ये जॉइंट जो होता है थोड़ा सा डीप हो जाता है और एक अच्छा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है ह्यूमरल हेड को यहाँ पर अटैच होने के लिए। सो ये सब थी बात हमारे ग्लिनॉइड फोसा की। अब हम चलते हैं अपने ह्यूमरल हेड की तरफ। अगर ह्यूमरल हेड की आप शेप देखो, इट इज़ नॉट पूरा सफेरिकल नहीं बना हुआ, ठीक है, पूरा ये सर्कल नहीं है, इट इज़ हेमी सफेरिकल, आधा देखो स्फीयर है, ठीक है। और ये हमारी सरफेसेस यहाँ पर हो जाती हैं। सरफेस में बस आपको यही पता होना चाहिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, कन्वेक्स सरफेस कौन सी है, कनकेव सरफेस कौन सी है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमें अभी यूएचएस के एमसीक्यू में भी आई थी कि ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट कौन सा जॉइंट है, यूनिएक्सियल, पॉलीएक्सियल, ट्राईएक्सियल या बाईएक्सियल। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, पॉलीएक्सियल और ट्राईएक्सियल सेम चीज़ होती है, ठीक है। इसका मतलब है कि मल्टीपल प्लेन्स में आपकी मूवमेंट अवेलेबल होती है इस जॉइंट पर। ओके, नेक्स्ट चीज़ आ जाती है आपकी आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स। जब आपको पता होगा कि सरफेसेस कौन सी हैं, आपको पता है कि ह्यूमरल की जो सरफेस है ह्यूमरल हेड की वो कन्वेक्स है, और स्कैपुला जो आपको ग्लिनॉइड फोसा आपको सरफेस दे रहा है वो कनकेव है। तो खुद ब खुद आप यहाँ पर इसमें कन्वेक्स कनकेव थ्योरी अप्लाई करोगे और आप मूवमेंट्स को समझ लोगे। देखो, अगर ये है कन्वेक्स तो इसकी मूवमेंट की वजह से, अगर ये किसी को रूल नहीं पता तो प्लीज़ इस रूल को अच्छे से समझ लें, क्योंकि आगे हर चैप्टर में ये आपको पता होना चाहिए कन्वेक्स कनकेव थ्योरी कैसे अप्लाई होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस जॉइंट, अगर यहाँ पर मूविंग सरफेस आपकी कन्वेक्स आ रही है तो इसमें जो रोलिंग होती है वो सेम डायरेक्शन में होती है और स्लाइडिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। बस इसमें आपको इसके रूल का पता होना चाहिए, कन्वेक्स कनकेव। नेक्स्ट थिंग आ जाती है स्टेबिलिटी।
जब आप अपने बाजू पे कोई मूवमेंट नहीं कर रहे तो उस वक्त आपको कौन सी स्टेबिलिटी चाहिए होती है? स्टैटिक स्टेबिलिटी। क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि जो हमारा स्कैपुला है वो बहुत ही हमें मिनिमम सा एरिया प्रोवाइड कर रहा है फॉर कॉन्टैक्ट। और यहाँ पर देखो कितनी आसानी से इसकी डिसलोकेशन हो सकती है। तो यहाँ से जितने भी स्ट्रक्चर्स गुजरेंगी ना, वो लिगामेंट्स हों, वो इसके जॉइंट की सर्फेसिस हों, ग्लिनोइड लैब्रम हो, टेंडन्स हों, लिगामेंट्स हों, वो सब क्या प्रोवाइड करेंगे? इसको स्टैटिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। जब आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, आप आराम से बैठे हुए हो तो कोई मूवमेंट नहीं हो रही, उस वक्त क्या होगी? स्टैटिक स्टेबिलिटी होगी। ठीक है। और यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर होंगे आप उनको लिख सकते हो कि वो स्टैटिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सबसे मेन जो आपका आता है वो ग्लिनोइड लैब्रम आता है। ठीक है, उसको नहीं भूलना। देन आपने मूवमेंट स्टार्ट की, फ्लेक्शन कर रहे हो, abduction कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, तो उसमें आप क्या चाहिए होती है? डायनामिक स्टेबिलिटी। ड्यूरिंग मूवमेंट क्या चीज़ आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी? अब यहाँ पर आपके मसल्स का काम आता है। ठीक है, अगर आपने स्ट्रक्चर देखा हो, देखो यहाँ से बहुत से मसल्स गुजर रहे हैं जो कि आपको एनाटमी में पढ़ चुके हैं सब फर्स्ट सेकेंड ईयर में। वो सब मसल्स क्या करेंगे? आपको मूवमेंट के दौरान स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं थ्रू कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ें पता होनी चाहिए, एमसीक्यू में आ सकती है। यहाँ पर सबसे जो मेन मसल गुजरा होता है, एक है बाइसेप मसल, ठीक है, एक है ट्राइसेप मसल। हमें पता है बाइसेप आपकी फ्रंट साइड पे, अगर आप एनाटॉमिकल पोजीशन में हो तो आपकी फ्रंट से गुजर है बाइसेप मसल। ठीक है, अब जो बाइसेप का लॉन्ग हेड है, देखो कितना लॉन्ग है, यहाँ से जा रहा है और इधर ऊपर सुपीरियर सरफेस पर आकर अटैच हो रहा है। इसका मतलब जो बाइसेप का लॉन्ग हेड है वो आपको प्रोवाइड करेगा सुपीरियर स्टेबिलिटी। ठीक है, इसी तरह आपने ट्राइसेप को देखो, यहाँ पे देखो ट्राइसेप आपका क्या है? पोस्टीरियर सरफेस पे पड़ा हुआ है, पिछली तरफ है। और इसके भी 2-3 हेड्स होते हैं ना, लॉन्ग हेड, मीडियल और लैटरल हेड। अब इसका लॉन्ग हेड देखो कहाँ जा रहा है? नीचे है, इंफीरियर सरफेस पर है। तो इसका मतलब है कि ड्यूरिंग मूवमेंट आपका ट्राइसेप का लॉन्ग हेड विल प्रोवाइड यू इंफीरियर स्टेबिलिटी। ये दो बातें नहीं भूलनी। बाइसेप क्या है? आगे की तरफ है, सुपीरियर स्टेबिलिटी ड्यूरिंग मूवमेंट देगा। ट्राइसेप कहाँ पर है? पीछे है, इंफीरियर स्टेबिलिटी देगा। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है बात। और उसके अलावा स्टेबिलिटी में यही चीज़ होती है, स्टैटिक विदाउट मोशन आपको क्या चीज़ स्टेबिलिटी दे रही है, ड्यूरिंग मोशन क्या चीज़ स्टेबिलिटी दे रही है। उसके अलावा बहुत डिटेल करनी है तो उसके बुक में आपके एक टेबल दिया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हो। वरना ये एससीक्यूज़ में तो ये चीज़ें नहीं आती, आज तक नहीं आई। यूएचएस में एमसीक्यूज़ में ही पूछ सकते हैं आपसे। ओके, एक दफ़ा हमने जो भी पढ़ा हम उसका बुक से रिकैप कर लेते हैं। अभी तक एक ही जॉइंट पढ़ा है, लेकिन बुक से रिकैप करने से होता है आपको एक दफ़ा अच्छे से ना दिमाग में बैठ जाएगी वो चीज़। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पर शोल्डर गिडल की वो बात करें कि जो शोल्डर आपका गिडल था, जो मैंने बताया था, पेक्टोरल गिडल भी है, शोल्डर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, वो बना हुआ है पूरा। और उसके बारे में वो यही कह रहे हैं कि जो पूरा अपेंडिकुलर स्केलेटन है वो कैसे एक बोनी आर्टिकुलेशन जो कि स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट था उसके थ्रू एक्सियल स्केलेटन के साथ अटैच है। वही बात है। और उसने कहा कि रिड्यूस्ड आर्टिकुलर कॉन्टैक्ट एरिया, ये देखो इतना छोटा सा इसका कॉन्टैक्ट एरिया, बट इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि इसने पूरे आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन को अटैच किया हुआ है विद द एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये जो एक लाइन लिखी हुई है कि आपकी जो शोल्डर कॉम्प्लेक्स होता है उसमें कितने जॉइंट्स होते हैं? 3 साइनोवियल जॉइंट होते हैं, हम पढ़ चुके हैं कौन कौन से थे। उसके अलावा 2 फंक्शनल आर्टिकुलेशंस थी जो कि फॉल्स जॉइंट होते हैं। फिर यहाँ पर स्टार्ट होता है आपका पहला साइनोवियल जॉइंट, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, जो कि हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। इतनी ही चीज़ें आपको चाहिए होती हैं समझने के लिए। और एक दफ़ा रीडिंग कर लेना, ये जो एमसीक्यूज़ की चीज़ें हैं उनको हाईलाइट कर लेना और पेपर से पहले पढ़ लेना। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, उसके अलावा ट्राइएक्सियल जॉइंट है और इसका जॉइंट कैप्सूल, हाँ जॉइंट कैप्सूल मैं बताना भूल गई कि इसका लेग्स जॉइंट कैप्सूल होते हैं। क्योंकि उसके अलावा यहाँ पर लिगामेंट्स का बताया हुआ है, रोटेटर कफ मसल्स होते हैं। ग्लिनॉइड लैब्रम की बात हो रही है, हमने देखा कि ग्लिनॉइड लैब्रम कैसे उसकी जो सरफेस एरिया होता है उसको इंक्रीज़ करता है और उसकी सरफेस को शैलो होती है उसको फिर स्टेबल बना देता है। उसके अलावा जो इसका हेमीस्फेरिकल हेड ऑफ ह्यूमरस था, इसको भी हमने देख लिया है। आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स आ जाती है। आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स में है कि कन्वेक्स कनकेव थ्योरी है, वही लिखा हुआ है उसके बारे में, किस साइड पे रोलिंग होगी, किस डायरेक्शन में स्लाइडिंग होगी। फिर स्टेबिलिटी आ जाती है जॉइंट की, स्टैटिक और डायनेमिक स्टेबिलिटी की बात हुई है इस पैराग्राफ में। अगर आप देखो तो कहते हैं स्टैटिक और डायनेमिक, इसमें रिस्ट्रेंट्स होते हैं जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं इसको स्टेबिलिटी। यहाँ पर अगर स्टैटिक में आप देखो तो उसका जितना भी स्ट्रक्चर, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसके लिगामेंट्स होती हैं, उसकी लैब्रम होता है, वो सब उसको स्टैटिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है।
और उसके बाद आपका आ जाते हैं मसल्स। जब आपके मसल्स जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं विद लिगामेंट के साथ, वो उसको और टाइटन अप कर देती हैं, उसकी वजह से डायनामिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है जॉइंट में। फिर ये जो इंपॉर्टेंट बात अभी मैंने दिखाई भी थी पिक्चर में आपको, कैसे लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप और लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग मूवमेंट में, और कैसे जो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप होता है वो आपको सुपीरियर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और ट्राइसेप जो होता है वो इन्फीरियर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये वाला एक टेबल है, अगर एंड में टाइम मिला तो आई विल ट्राई कि इसको भी एक दफ़ा हम एक्सप्लेन कर लें, वरना यहाँ से पढ़ लेना। उसके बाद अब हम स्टडी करेंगे ये वाले जॉइंट्स।